पोलराइजेशन से जस्ट पहले एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं अनपोलराइज लाइट। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि जो ईएम वेव होती है या लाइट वेव होती है वो अपने साथ एनर्जी लेकर चलती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इतना तो पता ही है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे सपोज लाइट का डायरेक्शन ये हमारी तरफ, तो ना अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी होगी तो दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहती है फिर कम होती रहती है, फिर बढ़ती रहती है फिर कम होती रहती है, तो एनर्जी भी कभी बढ़ती है फिर कम होती है फिर बढ़ती है फिर कम होती है। लेकिन बस ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे एनर्जी एक्स एक्सिस में भी आती है और वाई में भी आती है। और अगर आप चाहें, जैसे ये तो चलो दो परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर आप सपोज कोई नया एक्सिस ऐसा बना, तो इस एक्सिस में भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कुछ कंपोनेंट आ सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका भी कुछ कंपोनेंट आ सकता है। तो इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ सकते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में भी एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये जो अनपोलराइज लाइट है ना, मतलब नॉर्मल लाइट, ये वो लाइट होती है जिसमें जो भी लाइट जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके परपेंडिकुलर, जैसे अब यहाँ पे लाइट सपोज जेड एक्सिस में आ रही है तो उसके परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई प्लेन में ना हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी हमको मिल पाए। तो यहां मैं लिख देता हूं, इफ द एनर्जी ऑफ द लाइट oscillates in all the directions perpendicular to the direction of propagation, then such light is called क्या कहते हैं इसको, अनपोलराइज्ड। मतलब कि अगर जिस भी डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन, उस पूरे प्लेन में हमें एनर्जी मिल पाए हर डायरेक्शन में, तो हम ऐसी लाइट को कहते हैं अनपोलराइज्ड। अब कुछ ऐसे मटीरियल, जैसे ये तो लाइट है अनपोलराइज्ड, इसमें हर डायरेक्शन में एनर्जी है, सिर्फ एक्स को छोड़ के, सिर्फ उसको छोड़ के जिसमें लाइट जा रही थी। कुछ जैसे मॉलिक्यूल होते ना, एक चीज खास है, आपने कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हो, पढ़ा है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? यस सर।
उसमें भी आपने सुना Yes, होगा sir. वो ऐसे कुछ पोलराइज कर देता है ना। वो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं ना उनकी एक खास बात होती है, जैसे डी ग्लूकोज होता है, एल ग्लूकोज होता है, टार्टरिक एसिड होता है, ऐसे कई सारे होते हैं, है ना। इन सबकी एक खास बात ये होती है कि इनमें ना बहुत सारे कार्बन के एटम, जैसे सपोज ग्लूकोज ही ले लो तो C6H12 हो सकता है, 6 कार्बन के एटम। तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं खास जो पोलराइजेशन करा पाते हैं। उनकी खास बात ये होती है कि जैसे अब ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज ना ऐसे है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह के ये कार्बन के एटम है। अच्छा, इसके बगल में अब जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं उन सबका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा होता है, ऐसे अगर ऑर्गेनाइज करेंगे। अरे भाई म्यूट करनी है अपने आप को, कोई गाने गाने लगा यार। हाँ ठीक है, देखो किस तरीके से अरेंज हो रहा है, समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे सपोज ये सबके सब वाई एक्सिस के अलोंग अरेंज कर रहे हैं लीनियरली, तो ये क्या करते हैं, जो लाइट आती है ना इसके वाई कंपोनेंट जो होता है एनर्जी का या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स का, उसको तो पास कर जाने देता है। और जो एक्स कंपोनेंट है, जैसे जो वाई कंपोनेंट है देखो इस लाइट, उसको तो पास कर जाने देगा, और जो एक्स कंपोनेंट है उसको रोक देगा। समझ में आया लॉजिक। Yes, sir. हाँ, तो ये जो प्रोसेस है ना कि मतलब सिर्फ किनकी प्रोसेस है, जो लॉन्ग चेन वाले मॉलिक्यूल, सिर्फ उनकी जो ये प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो लाइट है, जो एनर्जी है, उसको पास करने देना और उसके परपेंडिकुलर वाले को पूरा एब्जॉर्ब कर लेना, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है, क्या नाम है, डाइक्रोइज्म। तो यहां मैं लिखता हूं एक सेंटेंस, ठीक है। सर्टेन मटीरियल्स हैव द, Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर क्या आप प्लीज क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं? मुझे किसी इमरजेंसी की वजह से लीव करनी पड़ेगी अभी। हाँ क्लास तो एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर्टेन मटीरियल्स हैव द property of allowing the energy, ठीक है, डेफिनेशन को देखना ध्यान से, oscillating in one direction. Certain materials have the property of allowing the energy oscillating in one direction to pass completely while absorbing the energy in the perpendicular direction.
ठीक है, allowing the energy in one particular direction to pass completely while absorbing the energy in the perpendicular direction. This property of selective absorption, this property of selective absorption is called dichroism. और ऐसे जो मटेरियल होते हैं ना जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड पोलराइजर्स. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज और देखना, इसी डायग्राम को मैंने एक बार फिर से बना के आपको दिखाता हूँ. ये लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक ये और एक ये. दिख रहा है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऑसिलेट करती है एनर्जी, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में कर रही है. हाँ, समझ पा रहे, एनर्जी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है. यस सर. अब यहाँ दो प्लेन है, एक ब्लैक वाला, एक हम कह सकते हैं कि रेड वाला. आप क्या लगता है आपको कौन से प्लेन को पास करने दिया होगा इस पोलराइजर ने, वाई एक्सिस वाले या फिर एक्स एक्सिस वाले, मतलब जेड एक्सिस वाले? ये जो दो प्लेन बने हुए हैं, एक ये ब्लैक वाला, ये वाला प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन, और एक ये वाला. तो क्या लगता है आपको कौन से प्लेन को पास करने दिया? ब्लैक वाले को. ब्लैक वाले को, बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे रेड से बना रखा था, पर इट इज, ठीक है, इसको पास करने दिया. अच्छा, और किस प्लेन को एब्जॉर्ब कर दिया? जेड वाले को, है ना. एक्चुअली ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, इस प्लेन को अपन कह सकते हैं, ये वाई और एक्स में ना, एक्स वाई प्लेन, और इसको अपन कह सकते हैं एक्स जेड. तो एक्स वाई प्लेन को पास करने दिया गया, एक्स वाई प्लेन में जो एनर्जी है, और एक्स जेड प्लेन की जो एनर्जी है उसको रोक दिया गया. ऐसे ही हुआ ना? यस सर. ठीक है. तो ये जो दो प्लेन है ना, अब देखो, जिस प्लेन की एनर्जी को पास करने दिया, द प्लेन whose energy is
allowed to pass, जिस प्लेन की एनर्जी को पास करने दिया जाता है, is called प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। जिस प्लेन की एनर्जी को हम पास करने देते हैं उसको कहते हैं प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। और जिस प्लेन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, प्लेन whose energy is absorbed is called plane of पोलराइजेशन। ठीक है, दो प्लेन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब जिसकी एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और तो रेड वाला यहाँ पे, और जिसकी एनर्जी पास करने दी उसको प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब जैसे ये जो मटेरियल है ना जिसको हम पोलराइजर कह रहे हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे मार्केट में ना इस तरह का मिलता है पोलराइजर। पोलराइजर कहकर ही मिलता है, पोलरॉइड कहकर। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब ये कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग अरेंज, तो वाई एक्सिस वाली लाइट को पास होने देंगे और एक्स एक्सिस वाली को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, अब सपोज लाइट आ रही है यहां से, ये देखो इस तरीके, ये जो लाइट है ये लाइट पॉजिटिव जेड में आ रही है और इसमें एनर्जी एक्स और वाई दोनों में है। जब ये इस पोलराइजर से पास करती है तो अच्छा, ये है अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये है एक पोलराइजर। अब जब ये लाइट बाहर निकली तो एक्स वाला कंपोनेंट तो हट गया, सिर्फ वाई वाला कंपोनेंट बचा। ये देखो, तो इस लाइट को कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट में क्या है कि जो एनर्जी सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करे, बाकी प्लेन्स वाली एनर्जी गायब हो गई क्योंकि सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि इफ द एनर्जी ऑफ द लाइट वेव oscillates in only one direction. If the energy of the light wave oscillates in only one direction, perpendicular to the direction of propagation, then such light
is called polarized light. Then such light is called polarized light. तो आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जो एनर्जी होती थी वो आधी आधी होती थी ना, इक्वल होती थी दोनों में. यस सपोज अगर एक डायरेक्शन एब्जॉर्ब हो गया तो जितनी एनर्जी आ रही थी उसकी आधी तो एब्जॉर्ब भी हो गई. इसका मतलब अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट, तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो गई? आई नॉट बाय 2. तो यहाँ पर हम लिख के लेते हैं कि whenever unpolarized light passes through a polarized its intensity will become half. जब भी कभी अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास करेंगे और वो अनपोलराइज से पोलराइज्ड हो जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी. क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर. अब क्या होता है कि ये जो पोलराइज लाइट है इसको हम दोबारा पोलराइजर से पास कराते हैं तो ये कहलाता है मैलस लॉ. MALUS, मैलस. ठीक. तो मैलस लॉ क्या होता है? देखो एक्चुअली मैलस लॉ क्या, इट इज बेस्ड ऑन अ डेरिवेशन. जैसे सपोज ये है पोलराइज, ठीक है. अब पोलराइज लाइट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बचा, बाकी डायरेक्शन हट गए, एब्जॉर्ब हो गया. ठीक है. तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड. ये देखो इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है आपको याद है? इसकी इंटेंसिटी होती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी. होता है? यस सर. ठीक है. अब मान लीजिए इसको दोबारा से पोलराइजर से पास कराया, वो पोलराइजर ऐसा है. तो अब आप ये देखिए कि ये जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन की एनर्जी को पास करना है. तो यहाँ पर अब अपना जो पुराना इंटेंसिटी थी वो तो इस तरीके से थी, इस तरीके से. ये ई नॉट थी. अच्छा सपोज ये थीटा था तो इस ई नॉट के दो कंपोनेंट हो गए. एक तो ई नॉट कॉस थीटा और एक ई नॉट साइन. तो इसका मतलब जो एनर्जी बाहर निकली तो ये वाली निकली, ये वाली. तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट निकला? ई नॉट कॉस थीटा. इसका मतलब अब ये सोचो, अब मान लो इसकी इंटेंसिटी आई है तो ये आई होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू सी.
तो ये आई हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी। अब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी वाज द ओरिजिनल इंटेंसिटी, तो आई बन गया आई। तो मेलुस लॉ ये होता है, एक्चुअली मेलुस ने ये सब डेरिवेशन तो नहीं किया, उसने सिंपली लॉ दिया था ऑब्जर्वेशन करके। तो मेलुस लॉ ये होता है कि जब भी कभी आई नॉट इंटेंसिटी की पोलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, उसे किसी पोलराइजर से पास कराया जो थीटा एंगल बनाता हो, तो जो इंटेंसिटी बाहर निकलती है ना वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहां पर ये एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल बहुत पूछते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोलराइजर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोलराइजर्स, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे अनपोलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट, अब इसको एक पोलराइजर से पास करा, तो जो लाइट बाहर निकली वो पोलराइज हो गई, इसकी इंटेंसिटी हो गई आई नॉट बाई टू। इसके बाद एक और पोलराइजर है जो पिछले पोलराइजर के एक्सिस पे थीटा एंगल बना रहा है। तो अब जो लाइट, अच्छा ये पोलराइज ठीक है, हाँ, जो अब लाइट बाहर निकली वो ऐसी है, तो उसकी इंटेंसिटी होगी जो कि आई नॉट बाई टू वाली पास करी ना, तो इसकी इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस अच्छा, तो अब इसमें क्या है, जैसे हम इस पोलराइजर को, ये वाला जो पोलराइजर है सेकेंड, इसको रोटेट करना है, थीटा की वैल्यू चेंज होती है 0 से 90, 180, 270, 360 इस तरीके से चेंज होती है, ठीक? तो ना ये जो इंटेंसिटी है जो बाहर निकली, जिसको सपोज में I1 कहते हैं, ये भी चेंज होती रहती है। तो हाउ डज I1 चेंज विद थीटा? I1 देखो थीटा अगर हम 0 रखें तो आई नॉट बाई टू आ गया, फिर थीटा अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक कम होता जाएगा, और थीटा जब 90 हो जाएगा तो ये 0, फिर बढ़ाते जाएं, तो 180 हो जाना है, 270, 360, इस तरीके से ये चलता रहेगा। समझ में आया? है ना? हाउ डज इंटेंसिटी वेरी विथ थीटा? Yes, sir.
कर लीजिएगा आप इसको कॉपी। डन सर। ओके, Done, sir. अब इसके बाद ना कि आखिर पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस करें। तो एक तो क्या होता है कि मार्केट में ही पोलराइजर मिलते हैं। वो पोलराइजर अगर अपन ले आए तो कोई भी लाइट जो उससे पास करेगी वो पोलराइज्ड हो जाएगी, अनपोलराइज्ड पास करेगी। बाकी लोगों ने और कुछ लॉज भी दे रखे हैं, जैसे कि एक लॉ है जो बहुत बार पूछते हैं, वो ये है ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, देखो जैसे ये कोई ग्लास स्लैब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सो फिर मैलिस लॉ बेसिकली ये है क्या, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा? हाँ ये क्या मैलिस लॉ, ये देखो ना, जब पोलराइज लाइट को किसी पोलराइजर से पास करें तो उसकी इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि मैलिस लॉ ये है कि जो इंटेंसिटी है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर। तो बेसिकली मतलब इसमें कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं है नहीं, मैलिस लॉ स्टेटमेंट तो है, क्या स्टेटमेंट तो रुको मैं आपको एकदम को मैं स्टैंडर्ड आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। स्टेटमेंट इन्होंने ये लिख रखी है, देखो इन्होंने लिख रखा है कि इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट passing through the analyzer and theta is the angle between the transmission axis, the intensity of the light transmitted is given by I naught cos square theta। ठीक है सर। मतलब सर ये पोलराइजर और एनालाइजर में कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों पोलराइजर ही है। बस है क्या, एक चीज बस ये है कि जैसे ये दो है ना, ये दो है तो दोनों पोलराइज करने के लिए ही, लेकिन जो पहला वाला है ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर रहा है, और जो दूसरा वाला है ये पोलराइज लाइट को दोबारा पोलराइज कर रहा है। तो एक को नाम दिया है पोलराइजर, दूसरे को नाम दिया है एनालाइजर। ठीक है सर। बस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पोलराइजर और एनालाइजर। ओके सर, आ गया सर। तो देखो ब्रूस्टर्स लॉ, तो ब्रूस्टर ने कहा कि जैसे एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, अब उसने कहा कि कोई रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे आ रही, तो जब ये ग्लास स्लैब पे आएगी तो इसका कुछ हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा ग्लास स्लैब के अंदर चला जाएगा। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये है इंसिडेंट रे। अच्छा, इंसिडेंट रे जो है ना वो पोलराइज्ड है। तो ब्रूस्टर ने ये कहा कि अगर जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हो जाती है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं इस चीज को, whenever
unpolarized light is incident on the surface of a glass slab in such a way that the reflected and the refracted rays, reflected and the refracted rays are mutually perpendicular. ठीक है, reflected and refracted rays are mutually perpendicular. Then the, ठीक है, अब ये अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. देन द reflected ray gets polarized in the direction perpendicular to the plane of incident. एक्चुअली डेफिनेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. देखिए, जैसे इंसिडेंट रे आपको दिख रही है, ये अनपोलराइज्ड है. अनपोलराइज्ड होने का क्या मतलब होता है कि जो एनर्जी है वो जिस तरफ ये जा रही है ना उसके परपेंडिकुलर के दोनों डायरेक्शन में प्रेजेंट है. ठीक है, समझ रहे हो ना अनपोलराइज्ड का मतलब. Yes, sir. तो अब देखो, जैसे जैसे अनपोलराइज्ड लाइट जा रही है तो दो एनर्जीज होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली और मैग्नेटिक फील्ड वाली. अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी ऐसे ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी ऐसे ऑसिलेट कर रही है. एक डॉट बना दिया, देख रहे हो, यानी हमारी तरफ फिर अंदर की तरफ, फिर हमारी तरफ फिर अंदर की तरफ. और रे ऑफ लाइट देख लो, तीनों परपेंडिकुलर है. अच्छा, इस तरीके से ये आगे जा रही है. अच्छा, जब ये रे ऑफ लाइट आई तो वो कह रहे हैं पोलराइज हो गई. रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हुई तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की एब्जॉर्ब होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की रह जानी चाहिए, है ना. तो अब उन्होंने ये कहा कि आपने सुना एक, जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते थे तो हम कहते थे कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, Yes, है ना. तो वो ये देखो, इंसिडेंट रे दिख रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी दिख रही है, आपको नॉर्मल भी दिख रही, तो ये वो प्लेन है जिस प्लेन में ये है. ये प्लेन,
तो इस प्लेन में जो एनर्जी होती है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एनर्जी होती है वो रह जाती है। तो रेड कलर वाली एनर्जी इसी प्लेन में आ रही है, तो वो एब्जॉर्ब हो गई और सिर्फ बच गई ग्रीन कलर वाली एनर्जी। जब पोलराइजेशन हुआ तो सिर्फ जो पोलराइजेशन के बाद जो इंटेंसिटी बची वो बची जो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब बताइए आपको समझ में आया इतना? यस हाँ। Yes, sir. अच्छा, जिस एंगल पे ये होता है, जैसे इंसिडेंट रे को जिस एंगल पे हम भेजेंगे, ये एंगल है, इसको कहते हैं थीटा पी। थीटा पी स्टैंड्स फॉर ब्रूस्टर्स एंगल। अच्छा, ये थीटा पी है तो ये वाला एंगल भी थीटा पी हो जाएगा। ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा पी। तो क्या कर सकते हैं कि स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ तो एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो वी कैन राइट 1 इंटू इज इक्वल टू म्यू इंटू तो साइन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू, ये हो गया कॉस थीटा पी। तो यहां से साइन थीटा पी अपॉन कॉस थीटा पी, टेन थीटा पी इज इक्वल टू, तो जो थीटा पी आ गया ये आ गया, so this is the Brewster's angle. This is the formula of Brewster's angle. Theta p is equal to tan inverse mu. अच्छा, एक और मतलब कहीं मैंने सवाल देखा था, रिलेशन बिटवीन Brewster's angle and critical angle. हाँ लो, सर ऊपर वो डायग्राम दिखाना। हाँ लो ये, चलो कर लो कॉपी, है ना, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हो गया? Yes, sir. ठीक है। और ये भी कॉपी कर लिया मेरे ख्याल में। तो ये रिलेशन क्या होता होगा, देखो करो जरा, रिलेशन कैसे निकालें। यहां ग्लास और एयर है, ग्लास और एयर, तो जो क्रिटिकल एंगल होता होगा थीटा सी,
वो होता है ना साइन इनवर्स छोटा म्यू अपॉन बड़ा म्यू, यानी कि साइन थीटा सी ये आ गया 1/म्यू, और यहां से tan थीटा पी क्या है म्यू, तो यहां रख देते हैं, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/tan थीटा पी। ये रिलेशन डन सर। हो गया, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/tan। तो पोलराइजेशन तो सिर्फ इतना ही है। इसके बाद एक दो और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक है सर थीटा सी तो तब बनेगा ना जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा। हाँ, ये तो अंडरस्टूड है ना, क्रिटिकल एंगल, वही क्रिटिकल एंगल का मतलब हमेशा डेंसर मीडियम में ही बनता है ना। तो जब लाइट ये ग्लास के बाहर निकलेगा उस समय की बात हो रही है। नहीं यार, तुम समझे नहीं, क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम। अब कोई कहे ग्लास और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल बताओ, तो उसकी वैल्यू तो जो भी होगी, मान लो 40 डिग्री या कुछ भी जो भी होगी। अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट तभी वैलिड होगा जब वो ग्लास एयर में। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर, एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर का लॉजिक क्या है, जैसे सपोज रिजॉल्विंग पावर, हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। एक मिनट यार, हाँ, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। देखो, टेलीस्कोप का यूज क्या है, जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से काफी दूर हो तो उनको देखने के लिए यही यूज है ना। अब मान लीजिए कि सपोज मून है और मून पर दो माउंटेन है, ठीक है, या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अब वो दो ऑब्जेक्ट देखो, ये है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? नहीं अभी तो बता रहा हूं ना, अभी तो बता ही रहा हूं। ओके। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है और हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखें, तो इन दो ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी उनके बीच में कुछ एंगल होगा, है ना। यस सर। हम दोनों को अलग अलग Yes, देख भी पा रहे हैं, जैसे आप ये देखिए ना, हर ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग देख पाते हैं, कोई मर्ज तो नहीं होते। लेकिन अब यही दो ऑब्जेक्ट्स मान लो थोड़ा सा दूर चले जाए,
तो देखो एंगल कम हो गया, थोड़ा और दूर चले जाएं तो आप देखिए एंगल और कम हो गया। इस तरीके से क्या होगा, जब ये दूर जाते जाएंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके बीच का एंगल इतना कम हो जाएगा कि हम ये ही फील नहीं कर पाएंगे कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं। हमें ऐसा लगने लगेगा कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है। अभी जैसे इस समय सोचिए आप मून को देखें रात में, तो आपको क्या ऐसा फील होता है कि मून पर मतलब लगता है कि कुछ है ना? लेकिन क्या ऐसा पता चलता है कि हाँ देखो वहां पहाड़ है, उसके बगल में एक दूसरी ये है, गड्ढा है, फिर ऐसे ऐसे फील होता है क्या? नो सर। नहीं फील हाँ, होता था ना, क्योंकि असल में देखो, लेकिन है तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट, पर बात यह है कि उनसे जो रेज आ रही ना, वो रेज हमारी आंखों पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो इतना कम है कि हम उनको अलग अलग नहीं देख पा रहे। देख तो पा रहे हैं, ब्लर्ड देख पा रहे हैं, ठीक है ना? तो वो ये कहते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग यानी सेपरेटली देखने के लिए उनके बीच कुछ मिनिमम एंगल होना जरूरी है, कि इस एंगल से कम एंगल होगा तो नहीं देख सकते, ठीक है? इसी एंगल का नाम होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यहां लिखते हैं, इट इज द मिनिमम एंगल between two objects so that they can be seen separately। इसको वैल्यू तो इसको मतलब सिंबल इसका डेल्टा थीटा हो गया, मिनिमम एंगल, ठीक है? और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.22 लैम्डा अपॉन ए। यहां लैम्डा का मतलब तो वेवलेंथ है ना? ए जो है ना, ए का मतलब है जैसे कि अब अगर सोचिए आप ऐसे ही देख रहे हैं, मतलब नॉर्मली मून को देख रहे हैं, तो मून को देखने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर मान लीजिए आप ऐसे, टेलीस्कोप का। अरे नहीं यार, ऐसे ही देख रहे हो तो अपनी आई की लेंस का यूज कर रहे हैं ना। यस टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, टेलीस्कोप से तो साफ दिखने लगेगा। टेलीस्कोप से जब देखोगे तो जब रेज मून से आएंगी तो वो किस लेंस पे आएंगी? ऑब्जेक्टिव लेंस पे आएंगी, यस है ना? तो इसलिए जिस भी लेंस की मदद से हम ऑब्जेक्ट को देखें, ठीक है, उस लेंस का जो डायमीटर होता है ना, वो कहलाता है ए। यानी ए को मैं यहां लिख भी सकता हूं, ए मीन्स diameter of ऑब्जेक्टिव लेंस। तो क्लियर हुआ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। यस सर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो अपोजिट होता है ना, यानी डेल्टा थीटा का अपोजिट 1/डेल्टा थीटा, ये कहलाता है क्या कहलाता है? रिजॉल्विंग पावर। यानी ये होता है
तो अब जिसकी रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा, उससे उतना ही आसान है चीजों को देखना। तो आप ये सोचिए, हायर रिजॉल्विंग पावर के लिए डायमीटर बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? बड़ा होना। तो कई बार ये सवाल देखो पूछ सकते हैं कि जो टेलीस्कोप है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? तो इट शुड बी लार्ज। ठीक है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी लार्ज। अच्छा, उसके अलावा अब किसी, भाई जैसे मून को देख रहे हैं आप, तो मून से लाइट आ रही है और आपकी आंखों में आ रही है तभी तो देख रहे हैं। किसी भी स्टार को देख रहे हैं तो उसमें भी यही लॉजिक है। अब किसी भी चीज को आप देखें तो उससे जो लाइट आएगी उसमें कई सारी वेवलेंथ होंगी। अगर देख रहे हैं तो विजिबल लाइट है, तो विबग्योर पूरा स्पेक्ट्रम होगा। लैम्डा जितना कम होगा उतनी ही रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। अब लैम्डा सबसे कम होता है वैसे तो वायलेट का, लेकिन वायलेट कलर को हम चूंकि साफ साफ देख नहीं पाते तो इसलिए ब्लू कलर को अपन देखते हैं। तो इसलिए कई बार ये पूछते हैं कि कौन से कलर की लाइट को एनालाइज करने से रिजॉल्विंग पावर बढ़ सकती है, तो ब्लू कलर। तो ठीक है, तो यानी वेवलेंथ शुड बी स्मॉल। बताओ ये क्लियर हुआ रिजॉल्विंग पावर का लॉजिक? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, डायमीटर शुड बी लार्ज एंड वेवलेंथ शुड बी स्मॉल। वैसे तो टेलीस्कोप की ही रिजॉल्विंग पावर पूछते हैं, लेकिन एक काम करता हूं कि मैं आपको माइक्रोस्कोप की भी बता देता हूं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला ही लिखवा देता हूं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट्स पास ही होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं, तो हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसे कि एक होता है, सपोज आप ऐसे ही देखें तो कोई ना आपको बैक्टीरिया दिखेगा ना वायरस दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं बिना किसी उसके। अब आप हो सकता है कि थोड़ा सा पावर की माइक्रोस्कोप ले तो आपको सेल दिखना शुरू हो जाए, सेल, है ना, पर सेल के अंदर का ना दिखे, सिर्फ सेल दिखे ऐसे। और ज्यादा पावर की माइक्रोस्कोप ले तो सेल के अंदर का न्यूक्लियस दिखने लगे, गोल की बॉडी और जो जो कुछ होता है सब दिखने लगे, है ना। तो बात ये है कि ये सारी चीजें जो आपको पहले नहीं दिख रही थी और अब दिख रही हैं, ये सारी चीजें हमेशा से ही वहां थी, है ना। बस क्या होता है कि कई बार हमारी आंखों के बीच जो एंगल ये बनाते हैं ना, वो इतना छोटा होता है कि हम इनको अलग अलग नहीं देख पाते। माइक्रोस्कोप क्या करती है, उस एंगल को थोड़ा बड़ा कर देती है, इसीलिए हम फिर देखने लगते हैं। समझ पा रहे हो लॉजिक? यस। जैसे ये माइक्रोस्कोप है, अब आपको याद है माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होती थी और एक आई पीस होता था, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, डायमीटर इसका ए मान लेते हैं, और ये दो ऑब्जेक्ट, तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स अगर ज्यादा होता, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से काफी दूर होते, तो हो सकता है हम इनको देख पाते अलग अलग। ज्यादा पास हो जाए तो शायद ना देख पाए। तो ये
minimum distance between two objects, minimum distance between two objects, so that they can be seen separately, is called limit of resolution of माइक्रोस्कोप। अच्छा, और इसकी वैल्यू ये डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे ऐसे एक रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे गई और एक रे ऑफ लाइट सपोज बिल्कुल यहाँ गई है, तो ये बिल्कुल जो किनारे से टकराई और जो बिल्कुल सेंटर से गई, ये एंगल सपोज बीटा है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स होता है 1.22 लैम्डा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज तक कभी नहीं पूछा और ना ही कभी पूछेंगे। यहाँ तक कि ये जो पूरा माइक्रोस्कोप टॉपिक है ना, इसमें से कोई सवाल नहीं पूछते, टेलीस्कोप में से पूछते हैं, ठीक है। तो और टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर भी पूछ चुके हैं। 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा। यहाँ म्यू है जिस मीडियम में ये रेज हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बीटा ये एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब रिजॉल्विंग पावर जो है वो होगी माइक्रोस्कोप की 1 अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये और एक दो पॉइंट बता दूं। ये जो म्यू साइन बीटा होता है ना, म्यू साइन बीटा, इसका एक नाम होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, हाँ, बस ये याद रखना, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, जो रिजॉल्विंग पावर है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बस ये अपन याद, कि रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कर लिया कॉपी? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और बस छोटा सा पॉइंट, ये भी दे रखा है इसलिए बता रहा हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो पॉइंट ये है
हाँ ये लो, हो गया। अगला पॉइंट है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स में अपन ने पढ़ा था ना, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा ऐसे ही होता था। यहां पर जब डिफ्रैक्शन देखा तो डिफ्रैक्शन में हमने देखा, जैसे ग्रिमाल्डी ने भी देखा था कि लाइट जब शार्प एजेस से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है ना, और इस तरीके से एक डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनाती है। जैसे कि ये सपोज कोई एक ओपनिंग है या स्लिट है, तो जब लाइट ऐसे आएगी तो यहां पर एक डिफ्रैक्शन का पैटर्न ऐसा बनेगा। सबसे मेन जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा ही है, बाकी तो चलो काफी इंटेंसिटी कम होती है, ठीक। अब जो फ्रेस्नेल था जिसने कि ये मतलब पूरा किया, फ्रेस्नेल ने कहा कि भाई यहां पर तो जो लाइट है वो बेंड हो रही है, ठीक है, और ये जो डार्कनेस है, जहां पे डार्कनेस आती है उसके बाद तो खैर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन जो डार्कनेस शुरू हुई वो इस ब्राइट से इतनी दूर शुरू हुई, मतलब ये एंगल लैम्डा अपॉन ए हुआ, है ना। अगर मान लो वेव ऑप्टिक्स होती नहीं, डिफ्रैक्शन होता ही नहीं, सिर्फ रे ऑप्टिक्स होती, तो रे ऐसे आती और इसके ऊपर डार्कनेस हो जाती, आइडियल डार्कनेस। यस सर। पर उसने कहा कि इसका मतलब कि रे ऑप्टिक्स यहां पर वैलिड नहीं है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स वैलिड होती अगर तो यहीं तक। अब बात यह है ना कि देखो, ऐसे तो अगर हम पूरे यूनिवर्स में देखें तो लाइट रे बार बार कई सारे ऑब्जेक्ट से टकराती है और हम उनको देखते हैं। अब जब लाइट टकरा रही है तो वो बेंड हो रही है, बेंड हो रही है तो इसका मतलब कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही कि नहीं चल रही, इसकी क्या गारंटी। अब जैसे सन से हम तक रे ऑफ लाइट आ रही है, वो रे ऑफ लाइट बीच रास्ते में पता नहीं कितने एयर के मॉलिक्यूल से टकरा रही हो, पानी की ड्रॉपलेट से टकरा रही हो, तो हम तक जो रे ऑफ लाइट आ रही वो सीधी लाइन में चल के आ रही या नहीं, हमें क्या पता। तो कहीं ऐसा तो नहीं, तो लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम सोचते हैं कि सपोज हमने सन को देखा, सन हमें दिखा कि हमसे सपोज ईस्ट की तरफ है, तो कहीं सन ईस्ट में हो ही ना, ऊपर कहीं चला गया हो, साइड में कहीं चला गया हो, और रेज बेंड होते होते हमको ऐसा फील दिला रही होगी ईस्ट में। हो ही सकता है भाई, अगर रे बेंड हो रही है तो फिर हमें क्या पता कि क्या हो रहा है। इसीलिए ना लोगों ने एक नियम बनाया, लोगों ने कहा कि कब रे ऑप्टिक्स को मानो और कब रे ऑप्टिक्स को ना मानो, ठीक है। तो फ्रेस्नेल ने तो ये कहा कि अगर ये जो वो हो रहा है डाइवर्जेंस, ये इस स्लिट की विड्थ के बराबर है, ये अपने आप से ही माना, ऐसा कोई इसके पीछे सॉलिड बेस नहीं है, बस ये कहा कि अगर ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है ना एक्स्ट्रा, वो स्लिट की विड्थ के बराबर है,
तब तक ये मान लो कि अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेंड नहीं है। अगर इससे ज्यादा बेंड होने लगे तो फिर रे ऑप्टिक्स कंसिडर मत करो, वेव ऑप्टिक्स का ही लॉजिक मानो। तो अब ये निकाल लेते हैं। देखो ये तो लैम्डा बाय ए है और ये डिस्टेंस डी है, तो ये जो y है, ये y ये होगा ना लैम्डा इंटू डी बाई ए, वही एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस मैंने लगा दिया। बताओ यार, कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक? यस सर। अच्छा, अब फॉर रे ऑप्टिक्स, टू बी वैलिड, मतलब कि लैम्डा डी बाई ए जो है, यानी जो वो है क्या कहते हैं बेंडिंग जो है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि लैम्डा डी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो डी यानी डिस्टेंस जो होना चाहिए ना उस सोर्स से हमारा, इट शुड बी लेस देन ए स्क्वायर बाय लैम्डा। अगर हमारा डिस्टेंस मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस, स्क्रीन मतलब जहां पे सब हो रहा है, जो इमेज बन रही है, यानी जो हम देख रहे हैं, वो डिस्टेंस ए स्क्वायर बाय लैम्डा से कम है, तो वी कैन वेरी इजिली assume that there is no diffraction, no bending, and light is traveling in a straight line. ठीक है? और अगर यानी if this distance is less than or equal to a square by lambda, then we will say that ray optics is valid. And if d is greater than a square by lambda, then ray optics is not valid. एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर हम लोग बेसिकली कंसेप्ट में यही डिटरमाइन कर रहे हैं ना कि रे ऑप्टिक्स कब वैलिड होगा और वेव ऑप्टिक्स कब वैलिड होगा। सही बात है। तो फिर सर हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि जब पार्टिकल की डायमेंशंस लैम्डा के मतलब कंपैरेबल होते हैं तब वेव ऑप्टिक्स लगता है, अदरवाइज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में रे ऑप्टिक्स लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो फिर ये कंसेप्ट तो मतलब ये कंसेप्ट क्या ऐसा मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूज़ में? नहीं, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम खुद सोचो ना। देखो, लाइट की वेवलेंथ लगभग ये होती है, ठीक है? अगर मैं येलो कलर को देखूं तो अप्रोक्सीमेटली ये होती है। इसके लिए देखते हैं, ठीक? सपोज ये एक रॉड है, इसकी लेंथ 1 मीटर है। क्या तुम्हें लगता है इसकी लेंथ ज्यादा है वेवलेंथ के कंपैरिजन में या कम है? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो तुम्हारे हिसाब से, या जो हमने पहले पढ़ा था उस हिसाब से, रे ऑप्टिक्स का लॉजिक लगाना चाहिए कि वेव ऑप्टिक्स का? रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। अब फ्रेस्नेल ने क्या कहा? फ्रेस्नेल का ये लॉजिक था। फ्रेस्नेल ने कहा कि भाई रे ऑप्टिक्स तब तक वैलिड रहेगी जब तक हमारा डिस्टेंस ए स्क्वायर बाय लैम्डा से कम होगा। तो ए स्क्वायर बाय लैम्डा निकाल लें, 1 का स्क्वायर बाय लैम्डा, टेन की पावर 10 है और ये है, तो इसको 10 की पावर 4 लिख दें अगर, तो 2 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि 2000 किलोमीटर तक इस ऑब्जेक्ट से 2000 किलोमीटर तक रे ऑप्टिक्स वैलिड रहेगी। तो तुम जो कह रही हो और जो फ्रेस्नेल कह रहा है वो लगभग सेम ही तो है। अब इस ऑब्जेक्ट से हम
2000 किलोमीटर को हम एक्सीड करेंगे, वैसे ही फिर वेव ऑप्टिक्स में हम लॉजिक लगा सकते हैं। हाँ, तो तब फिर वेव वो ऑप्टिक्स lambda इस रॉड के लिए लगा सकते हो, ठीक है इस रॉड सर। के लिए, है ना। लेकिन अब खुद सोचना, तुम 2000 मीटर के बाद तुम्हें ये ऑब्जेक्ट, किलोमीटर के बाद 2000 किलोमीटर के बाद ये ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखेगा भी? यस सर, ठीक है। दिखेगा। इसीलिए तो वो हमेशा ही वैलिड है ना। वो तो उसने एक रेंज दे दी कि भाई इस रेंज के बाद वेव ऑप्टिक्स लगेगी। तो क्लियर हुआ, ये बताओ? यस सर, यस सर। असल में ना क्या है, मैं आपको बताऊं, डिफ्रैक्शन तो खास तौर पे, और ये सब ये हर कोई ही मतलब जल्दी जल्दी वो करा देता है पास, कि मतलब ये कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बात ये है ना कि अब हमें तो 45 में से एक एक सवाल हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। यस सर। ठीक है, रुको, एक पोलराइजेशन क्या देखते हैं सवाल ये। ये देखो, एक बार ट्राई करो, इसको पढ़ो। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये तो सही है, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होती है, पर जब वो पोलराइज होती है तो कौन सा कंपोनेंट बचता है? परपेंडिकुलर वाला ना। परपेंडिकुलर। तो सेकंड ही सही है। थर्ड क्यों गलत है? tan इनवर्स म्यू होता है ना, tan इनवर्स 1/μ। tan इनवर्स म्यू होता है ना। ठीक है, देखो एक और आया था 2017 में। हाँ बोलो बोलो। अगर इसमें अनपोलराइज्ड लाइट मीडियम से किसी एयर में जा रही होती तो वो क्वेश्चन करेक्ट नहीं करता। अगर अनपोलराइज्ड लाइट मीडियम से एयर में जा रही होती तो क्या कह रहे हो? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, जैसे क्रिटिकल एंगल भी तो है। लेकिन क्रिटिकल एंगल पे थोड़ी पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन तो ब्रूस्टर्स एंगल पे होता है ना। ओके ओके सर, ठीक।
ये है ये देख, इसको ट्राई कर लो। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सर। ठीक है, लिखा है कि टू पोलरॉइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर, यानी अगर एक ऐसे रखा है तो दूसरा ऐसे रखा है। A third Polaroid P3 is kept in between P1 and P2 so that its axis makes an angle 45 degree. ये तीसरा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां से सपोज अगर I नॉट इंटेंसिटी की लाइट आई तो इसने तो I नॉट बाय 2 कर दिया है ना, ये लाइट ऐसी थी, इसके बाद ये ऐसी हो गई, इसके बाद फिर 45 का एंगल बन रहा है, तो ऐसी होगी तो कितनी होगी I नॉट बाय 2 और cos स्क्वायर 45, cos 45 1/2 होता है, 1/4, हाँ 1/√2 होता है, 1/2 I नॉट बाय 4। और फिर अब इसके साथ ये देखो, ये जो है और ये जो है दोनों के बीच फिर 45 का एंगल है, तो I नॉट बाय 4 इंटू cos स्क्वायर 45, I नॉट बाय 8। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं यार, ये क्वेश्चन एक्चुअली देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा हो रहा है, एक बार देखिए ना किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आ सकता है एग्जाम में, मतलब नए टाइप का सवाल है। क्यों आप लोगों का केमिस्ट्री भी खत्म हो गया क्या? यस सर। 18 RM 18 का है और RM 17 का हो गया सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। ये कर लो 30 क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा है कि 2 टावर्स ऑन टॉप ऑफ 2 हिल्स आर 40 किलोमीटर अपार्ट। ये ऐसा कुछ है, देखो ये एक हिल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये एक टावर है,
ये दूसरा टावर है, ठीक है, यहां से सिग्नल यहां भेज सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हिल है ना, वो कह रहे हैं कि इनको जोड़ने वाली जो लाइन है उससे 50 मीटर नीचे, ये कह रहे longest wavelength of the radio wave which can be sent between the towers without appreciable diffraction is। देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो ये है ना कि वो ऐसे बेंड हो, क्या लगता है होगी बेंड? यस सर। है ना। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन ना हो, मतलब बेंडिंग, देखो अगर बेंडिंग इतनी ज्यादा हो गई कि 50 मीटर से भी नीचे चली गई वेव तो उसे ये हिल रोक लेगा, और अगर बेंडिंग 50 मीटर से कम हुई तो वो नहीं रुक पाएगी और टावर रिसीव कर सकता है उसको, है कि नहीं? ये वाला लॉजिक समझ में आया? तो अब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, 20। ठीक है। अब रे ऑफ लाइट यहां से आई तो कितना बेंड होगी देखें। क्या होता था, वो जो बेंड करने वाला होता था एंगल लैम्डा बाय ए, ये वाला एंगल, अब लैम्डा बाय ए इंटू ये डिस्टेंस, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, 20,000, ये डिस्टेंस 50 हो गया है ना। लेकिन यार इसमें ए तो दिया ही नहीं, ये भी तो 50 होता है। ए 50 होगा। अच्छा ये मतलब उससे कह रहे हो तुम, फ्रेस्नेल वाले जोन से, है ना? हाँ बात सही है कि वो जो डिस्टेंस होना चाहिए 20, ये ए स्क्वायर बाय लैम्डा सीधा ये लगा देना। So इसको d equals to less than a square by हाँ वही लगा देते हैं ना, वही कर देते हैं तो ताकि फालतू ऋणात्मक में क्यों? सीधे हाँ, डायरेक्ट। तो ये ए स्क्वायर कितना है पता नहीं, ए तो अभी भी नहीं दिया। अच्छा यही डिस्टेंस 50 बट इससे आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा, चेक करते हैं एक बार पहले। मैंने 40,000 रख लिया था वैसे डी की वैल्यू। अच्छा आंसर आ रहा है सर। 2500 अपॉन 20 किलोमीटर है, 20,000 सेंटीमीटर में निकालना है, 100 से और मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 1 2 12.5